अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा यूनिट नंबर 8 लेक्चर नंबर 12 है फिजिकल थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के जो डिस्कशन की थी वो टेम्परेचर हीट पे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे की थी। आज जो हमारा लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो होगा हीट कैपेसिटी पे और चेंज ऑफ स्टेट पे। सबसे पहले बात करते हैं हीट कैपेसिटी पे। बच्चों जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें और आज के टॉपिक में कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। जस्ट सिंपल सा डिफरेंस है कि वो स्पेसिफिक अमाउंट के लिए थी और ये एक जनरल हीट होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो थी उसके लिए ज़रूरी था कि 1 kg मैस होना ज़रूरी है और यहाँ पे मैस की कंडीशन तो कोई ख़ास नहीं है, बट आपको इसमें और उसमें ख़ास ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। तो सिमिलरली ये है कि ये थोड़ा जनरल है, वो स्पेसिफाइड है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट वैसी ही है जो हमने लास्ट टाइम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की पढ़ी थी। आज हीट कैपेसिटी की भी डेफिनेशन तकरीबन वही है। तो हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में 1 केल्विन रेज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी या वो ऑब्जेक्ट जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा अपने टेम्परेचर का 1 केल्विन इंक्रीज़ करने के लिए, उस अमाउंट को हम हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो सिंपल जो मैंने उर्दू में बताया है सिंपल उसको इंग्लिश फॉर्म में लिखना है आपने। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of body by 1 Kelvin is known as heat capacity। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको रिवाइज करवा दूँ, द अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट की मिकदार रिक्वायर्ड जो चाहिए होती है टू रेज, ताकि वो इजाफा कर दे द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी के टेम्परेचर में बाय 1 केल्विन, 1 केल्विन के लिए। अगर बॉडी 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहती है तो उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगी या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे रिक्वायर्ड होती है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो बच्चों इसकी भी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप इसको हेडिंग दे सकते हैं कि वो, क्योंकि उसमें छोटी सी डेरिवेशन है। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में इसको ड्राइव ही करेंगे। अगर डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अगर डेल्टा क्यू वो अमाउंट है जो हीट रिक्वायर्ड है और डेल्टा टी वो टेम्परेचर है जो 1 केल्विन इंक्रीज़ करेगा। तो हमने हीट कैपेसिटी पढ़ी है अभी। हीट कैपेसिटी क्या कहती है हमें? हीट कैपेसिटी ये कहती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो बॉडी एब्जॉर्ब करे और टेम्परेचर का 1 केल्विन इंक्रीज़ कर दे, मतलब अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टेम्परेचर, या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब वाइल 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में 1 केल्विन इंक्रीज हो तो उस वक्त कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, वो हीट कैपेसिटी के इक्वल होगी। तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डेल्टा क्यू की अमाउंट फाइंड की थी कि डेल्टा क्यू को हमने कहा था कि ये मैस और डेल्टा टी के डायरेक्टली रिलेटेड होती है और कांस्टेंट लगा के हमने सी बीच में इनपुट किया था।
जो कि एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक भी यही था। तो अगर हमने इस डेल्टा क्यू की अमाउंट यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास हीट कैपेसिटी का जो फाइनल फार्मूला रह जाता है वो कुछ इस तरह होगा, एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टेम्परेचर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आ जाती है, ये वो फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमें ये बताती है कि अगर आपको किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता हो तो आप उसकी, और उसका मैथ पता हो तो आप उसकी हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो बच्चों अगर हम एग्जांपल लें, इसकी एग्जांपल कोट करें तो आपकी बुक में वाटर की एग्जांपल डिस्कस की गई है। मैस ऑफ वाटर गिवन है, मैस ऑफ वाटर लिया उसने एग्जांपल में 5 kg, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है C फॉर वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर जो होती है वो 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है। अब अगर इनकी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करें तो हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आनी चाहिए, सिंपली हीट कैपेसिटी जो है वो पानी के लिए 5 किलोग्राम वाटर के लिए किसकी इक्वल रहेगा, मैस हमारे पास 5 kg है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 2400। तो सिंपली हमारे पास हीट कैपेसिटी फॉर 5 kg वाटर के लिए क्या आएगी, 21,000 किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, जॉल पर केल्विन आ जाएगा। इसका यूनिट भी जॉल पर केल्विन है क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, हीट पर यूनिट टेम्परेचर, तो इसका यूनिट भी क्या बन रहा है, जॉल पर केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम पानी को 21,000 जॉल एनर्जी चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए। मतलब अगर आपके पास 5 किलोग्राम पानी मौजूद है तो उसको अगर आप 21,000 जॉल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का इंक्रीज़ होगा। यहाँ तक बच्चों हमारी हीट कैपेसिटी जो है वो फाइनलाइज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के टेम्परेचर के चेंज से या हीट के ट्रांसफ़र करने से, हीट के चेंज से कैसे बॉडीज़ अपनी फिज़िकल स्टेट भी बदलते हैं। तो बच्चों चेंज ऑफ स्टेट हालत की तब्दीली या हैयत की तब्दीली, स्टेट हालत, चेंज तब्दीली, हालत की तब्दीली, फिज़िकल स्टेट मैटर की बदलती है विद रिस्पेक्ट टू देयर टेम्परेचर एंड हीट चेंज। अगर किसी बॉडी की हीट चेंज होती रहती है और उसका टेम्परेचर बदलता रहता है तो उस बॉडी की फ़िज़िकल स्टेट भी बदलती रहती है। इसकी एग्जांपल अगर हम कोट करें तो बच्चों ये टॉपिक जस्ट डिस्क्रिप्शन है, एग्जांपल है और एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। आप इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे भी कर सकते हैं और इस टॉपिक में कोई ख़ास डेफिनेशन कोई नहीं है, जस्ट डिस्क्रिप्शन है और एक एक्सपेरिमेंटल वे है, आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है। कि अगर हम इसकी एग्जांपल कर लें आइस क्यूब अगर हम ले लेते हैं, आइस क्यूब हम लें और ये अगर वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर ये गैसेस में भी कन्वर्ट होगा। अगर आप पानी की एग्जांपल लें तो ये पानी है, पानी बर्फ़ की फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैस
या स्टीम के फॉर्म में भी होता है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट एक ही है, वाटर। हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया है? सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि है वाटर। एक फिजिकल सब्सटेंस है, एक फिजिकल सब्सटेंस है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है वाटर। और वो इन तीनों हालात में पाया जाता है, वो इन तीनों स्टेट में पाया जाता है। आइस जो कि सॉलिड फॉर्म है, वाटर इटसेल्फ एज ए लिक्विड फॉर्म में है, और वो स्टीम की शक्ल में, भाप की शक्ल में, वो गैस की शक्ल में भी आता है। चलें अब ये होता कैसे है। अगर हम इसको आइस को देखें तो आइस का टेम्परेचर बिलो होता है। वो उसको अगर आप यहाँ पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, अपने रूम में रख दें, तो वो अपनी सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है उसके हिसाब थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे आएगी तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। जब ये सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जब हीट एब्जॉर्ब होती जाएगी तो आइस सॉलिड फॉर्म को छोड़ती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जाएगी, और मेल्ट होते होते किस में चली जाएगी? लिक्विड फॉर्म में। मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग होगी। सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एक टाइम आएगा कि इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। ये सराउंडिंग से इतनी हीट एब्जॉर्ब कर चुकी होगी कि इसने अपना टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल कर लिया और सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब एक ही हमारे पास सब्सटेंस है, पर उसकी वन स्टेट जो है वो सेकंड स्टेट में शिफ्ट हो चुकी है या कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसी वाटर को, ये जो लिक्विड फॉर्म में, जब हम इसको मज़ीद गर्म करते हैं, अब रूम टेम्परेचर से उठा के इसको चूल्हे पे लगा दें, इसको चूल्हे पे रखते हैं, इसको किसी आग के ऊपर रखते हैं, तो क्या होगा? लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू होगा। अब वो आग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा कि वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल्ड होगा। तो जैसे वो बॉयल होना शुरू होगा तो वो स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। भाप से मतलब वो लिक्विड फॉर्म से अब गैस शक्ल में चला गया। अब बच्चों यहाँ तक तो हमने देखा कि क्या हो रहा है, हीट हमेशा कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। हीट कॉन्टीन्यूस इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। हमने पीछे पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी और हीट कैपेसिटी में भी कि जब जैसे ही एक बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से उसका क्या होता है? टेम्परेचर रेज करता है। तो टेम्परेचर रेज करता है। आइस जो कि बिलो टेम्परेचर पड़ी थी, उसने सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद इसने अपना टेम्परेचर रेज करके रूम टेम्परेचर तक लाए। उसके बाद इसने फिर मज़ीद टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो रूम टेम्परेचर के बिल्कुल इक्वल हो गया तो वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ गई। और जैसे वो लिक्विड फॉर्म में आई तो हमने उसको किसी आग पे रख दिया। तो आग पे रखते ही लिक्विड ने आग से हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू किया और उसके एब्जॉर्ब करने से बॉयल हुआ, और बॉयल होते ही उसने अपनी स्टेट ऑफ लिक्विड को छोड़ दिया और गैस में कन्वर्ट हो गया, भाप की शक्ल में। तो बच्चों यही काम रिवर्स में भी चलता है। अगर आपने हीट दे दी है किसी ऑब्जेक्ट को, आप कॉन्टीन्यूस हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करके तो उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो आप उसकी स्टेट को रिवर्स में भी वापस ला सकते हैं। और वो कैसे होगी? पहले आप हीट दे रहे थे और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे, अब उससे हीट लेना शुरू कर दें और टेम्परेचर कम करना शुरू कर दें। अगर गैस फॉर्म में है तो आप उसको कंडेंस करना शुरू कर दें, इसे कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि आप प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के ऊपर, प्रेशर अप्लाई करके तो उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद उसको आप
इतना क्लोज लाएंगे उसके उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएं और वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाए। आप उसको प्रेशर देकर उसके सारे मॉलिक्यूल्स को इतना क्लोज लेकर आएंगे कि उनके दरमियान दोबारा बॉन्डिंग होना शुरू हो जाए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएं और वो वापस बॉन्ड बना के लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन कहते हैं। गैस का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है अंडर द प्रेशर। इसके बाद अगर आप लिक्विड को मज़ीद टेम्परेचर बिलो कर दें, अब लिक्विड को टेम्परेचर और कम कर दें, मतलब फ्रीज़ करना शुरू कर दें, तो इसको कहेंगे फ्रीजिंग। आप इसका टेम्परेचर इतना कम कर दें कि वो फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाए। तो जैसे आप इस लिक्विड को मज़ीद टेम्परेचर कम करेंगे तो वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और वापस आइस सॉलिड की शक्ल में, और सॉलिड आइस फिर से वही काम करेगी। तो अगर हम इसको एक सिंपल वाटर की एग्जांपल से हट के बात करें, आइस, लिक्विड और गैस से हट के बात करें या स्टीम से हट के बात करें, एक जनरल सा एक टेबल बनाते हैं कि सॉलिड के बाद आता है लिक्विड, लिक्विड के बाद आता है गैस। ये 3 बेसिक स्टेट्स हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो सॉलिड से अगर आप लिक्विड में जा रहे हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, वाटर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, आप क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, हीटिंग करेंगे, और आप इसको मेल्टिंग भी कह सकते हैं। लिक्विड से गैस में गया तो फिर क्या हुआ, अगेन हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, हीटिंग की, और आप इसको बॉइलिंग भी कह सकते हैं। लिक्विड की शक्ल में ये बॉइलिंग होगा। गैस से वापस लिक्विड में आने के लिए आपने क्या किया, अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो फ्रीजिंग या कंडेंसेशन। और लिक्विड से फिर सॉलिड में आने के लिए अगेन हमने क्या किया, फिर से फ्रीजिंग, कॉन्टीन्यूस फ्रीजिंग चलेगी ताकि टेम्परेचर बिलो से बिलो होता जाए। और ओवरऑल हमने किया, देखा क्या है, अगर आप इसको हाफ करके देखें, इस पूरे सिस्टम को हाफ करें तो ऊपर वाले सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि इससे नीचे वाले हिस्से में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। और ये रिवर्स प्रोसेस है, वो फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो बच्चों, हम अगर आपकी बुक की एक और एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त गिवन है, वो ग्राफ के साथ है, तो हम उसको ग्राफ भी छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना लें तो उस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमेशा उसने टाइम डिस्कस किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम डिस्कस कर रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर डिस्कस कर रहा है। वो एग्जांपल लेता है आइस वाटर की ही एग्जांपल लेता है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, आइस की शक्ल में, लिक्विड फॉर्म में जाता है, फिर गैस स्टीम की फॉर्म में जाता है। वो कहता है कि -30 डिग्री से 0 डिग्री तक, ये 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर ले लें तो क्या हो रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हम डिस्कस करें, ये 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए बी, ए से बी तक क्या हो रहा है, -30 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक, ये आइस वाला सिस्टम। -30 डिग्री से वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते 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 0 टेम्परेचर पे आता है। जैसे वो 0 टेम्परेचर पे आता है तो आइस और लिक्विड दोनों मिक्स पड़े हुए हैं, कुछ कुछ बर्फ़ भी है और पानी भी साथ मौजूद है। तो वो थोड़ी देर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है, उतनी देर तक 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है और पॉइंट सी तक पहुंच जाता है जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ़
लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। पॉइंट बी से सी तक 0 डिग्री सेल्सियस कॉन्टिन्यूस है और आइस कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वाटर। पॉइंट सी पे आके कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है वो लिक्विड में। जैसे पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाती है जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर है, अगर आप इसको पीछे बढ़ाएं ग्राफ के यहाँ तक तो ये 100 डिग्री सेल्सियस कहीं बनता है। तो पॉइंट डी पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -30 डिग्री से 0 डिग्री तक आया। यहाँ पे लिक्विड आ गया 0 डिग्री पे कंप्लीट 0। अगर मैं इसको रेज कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीटली वाटर बन गया। और जब तक 0 रहा, बी से सी तक गैप इसलिए है ताकि -30 से 0 जब हुआ तो कंप्लीटली बर्फ़ लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई थी, अभी बर्फ़ और लिक्विड मौजूद था। बी से सी तक जब वो कंप्लीट हुआ तो आइस कंप्लीटली लिक्विड कन्वर्ट हो गई सी पॉइंट पे। सी से आगे उसने जब टेम्परेचर गेन किया 100 डिग्री सेल्सियस पे आए तो वाटर सारे का सारा स्टीम में कन्वर्ट हो चुका था। पॉइंट डी पे स्टीम क्रिएट हो चुकी थी। पॉइंट डी पर भाप बन चुकी थी और ये तब तक लिक्विड भाप में बदलता रहेगा और पॉइंट डी चलता रहेगा अनटिल पॉइंट डी से ई तक ले लें। पॉइंट डी से ई अनटिल क्या होगा, जब तक कि सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होता तब तक ई पॉइंट तक बॉयल होता रहेगा। तो इसमें 4 पॉइंट डिस्कस किया है, ए से बी तक जहाँ पे सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। पॉइंट बी से सी तक जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है टेम्परेचर और आइस कंप्लीटली कन्वर्ट इन वाटर। और ए में हमने देखा -30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। और पॉइंट बी से सी से डी तक, अगर हम पॉइंट सी से डी तक को डिस्कस करें, सी डी को डिस्कस करें तो पॉइंट क्या वाटर क्या हो रहा है, वाटर बॉइल्ड एंड कन्वर्ट इनटू स्टीम, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और डी से ई तक, पॉइंट डी से ई तक तब तक रहेगा, ई पॉइंट जब आएगा उस वक्त कंप्लीट लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो बच्चों हमने देखा आज के टॉपिक में कि कैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो हीट गेन करने के बाद टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर राइज करने के बाद अपनी डिफरेंट फिज़िकल स्टेट को भी चेंज करता है। इसी तरह वो वापस हीट रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने के बाद अपना टेम्परेचर को कम करता चला जाता है और वापस अपनी रिवर्स में वही फिज़िकल स्टेट्स को रिपीट करता है। तो बच्चों आज के लिए हमने हीट कैपेसिटी और चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।